नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जाति आधारित जनगणना मुद्दे की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार में जाति आधारित जनगणना का कार्य शुरू हो गया है। 2 चरणों में जातीय जनगणना की जाएगी। पहले चरण की शुरुआत 7 जनवरी जो 2023 से हो गई है, यह 21 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद दूसरा चरण 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। दोनों चरणों में पूरे बिहार की जाति आधारित गणना पूरी कर ली जाएगी। 21 जनवरी 2023 तक सभी घरों की गिनती कर ली जाएगी। इस दौरान हर मकान को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। घरों की गिनती पूरी होने के बाद जाति आधारित गणना की जाएगी। इस दौरान 26 सवाल पूछे जाएंगे। इस दौरान आर्थिक सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा। वैसे जाति जनगणना का मुद्दा सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से खासा संवेदनशील माना जाता है, इसलिए जाति आधारित जनगणना को लेकर कई सवाल उठते हैं, कई तर्क वितर्क भी सामने आते हैं। आखिर बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता क्यों है? इससे फायदा क्या होगा? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है? इन्हीं सवालों को केंद्र में रखकर बिहार में जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर सुधीर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आपका स्वागत है। सुधीर कुमार जी सांख्यिकी एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी पटना से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रमुख हैं सर्वेक्षण शोध डेटा विश्लेषण विभाग IIPS से। आपका भी स्वागत है एसके सिंह जी संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मौजूद हैं स्टूडियो में दिल्ली विश्वविद्यालय की समाजशास्त्री प्रोफेसर राज्य लक्ष्मी जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत सुधीर जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि यह मुद्दा खासा महत्वपूर्ण है। दरअसल इस मुद्दे के बारे में यह कहा जाता है, जो सवाल मेरा है आपसे वो ये है कि 1951 में अंग्रेजों की जनगणना नीति में बदलाव कर दिया गया, वही अभी तक चली आ रही है। संविधान लागू होते ही SC और ST के लिए आरक्षण शुरू कर दिया था। कुछ साल बीते और पिछड़े वर्ग की तरफ से भी आरक्षण की मांग उठने लगी। आरक्षण के मामले में पिछड़े वर्ग की परिभाषा कैसी हो, इस वर्ग का उत्थान कैसे हो, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया। काका कालेलकर आयोग ने 1931 की जनगणना को आधार बनाकर पिछड़े वर्ग को हिसाब लगाया। ये जो पुरानी एक चली आ रही है 1931 को आधार बनाकर, और संविधान के बाद जो भी SC ST की मांगे थी, उसके बाद पिछले वर्ग की मांग उठी, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? बहुत मौजूद सवाल है ये। एक तो इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि 1931 का समय का अब लगभग हम 100 साल पूरा करने वाले हैं। अगले 8 साल में हम 100 साल पार कर जाएंगे 31 के संदर्भ में जी। तो 31 की जो हमारी आबादी थी और आबादी में जो जातीय वर्गीकरण था, जातीय संख्या थी, जातीय अवधारणा थी, जातीय विचार थे, आज 100 साल के बाद अलग अलग समाज में, अलग अलग समूह में, अलग अलग वर्ग में बराबर समान अनुपात से जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई जी। अलग अलग समाज, अलग अलग विकास, अलग अलग व्यवस्था का रिफ्लेक्शन उनकी जनसंख्या पर भी हुआ और ऐसा सामने से दिखता है। अभी हाल में बिहार के संदर्भ में जब ये बात हो रही है तो मैं कहूँ कि अभी हाल में निकाय चुनावों में, जो राज्य के निकाय चुनाव होते हैं, उसमें आरक्षण की बात को लेके मामला काफी ऊपर उठा जी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, माननीय उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त हुए और राज्य सरकार को नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण की सीमा तय करनी थी, आरक्षण की व्यवस्था करनी थी। दिख रहा था कि सामाजिक पिछड़ापन राजनीतिक पिछड़ापन में तब्दील हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो ये ना हो, इसके लिए जब आवश्यकता हुई कि हमें पता तो चले जी कि हमारे यहाँ
जातीय संख्या या गणना चूंकि 1931 के बाद कभी हुई नहीं, जी कोई आधार नहीं बना हमारा, तो हमें पता तो चले कि हमारी हिस्सेदारी है क्या। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए थे जिसमें कहा था कि 50% से अधिक का आरक्षण राज्य सरकारें लागू नहीं कर पाएंगी। जी तो 50% आरक्षण के लिए भी या 50% से कम आरक्षण के लिए भी आखिर हमारा जो समाज है उसका जातिगत ढांचा, जातिगत स्ट्रक्चर क्या है, संख्या जी के अनुरूप, संख्या के संदर्भ में, जी ये पता ऑथेंटिकली ऑफिशियली किसी दूसरे माध्यम से नहीं है। जी कोई ऐसा दूसरा आंकड़ा नहीं है जो ये मजबूती से कह पाए, बता पाए सरकार को और व्यवस्था को, हम जैसे चिंतन करने वाले लोगों को भी, कि आज की स्थिति सामाजिक पिछड़ेपन को राजनीतिक पिछड़ेपन से जोड़ने की ऐसी बनती है। जी आधार नहीं है हमारे पास। जी तो ऐसी स्थिति में एक जानकारी के तहत, एक आंकड़ा के संग्रहण के तहत, अगर हमें जातीय आधार पर हमारे समाज की संरचना का आज का स्वरूप क्या है, जी ये पता चले, तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए एक आवश्यक जानकारी होगी जी और हमें होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जाति आधारित जनगणना हो, इसको लेकर 1931 में अंग्रेजों ने पहल की, अंग्रेजों के समय में पहल हुई, लेकिन आज़ादी के बाद समय समय पर, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार रही हो या बाद देश में मोरारजी देसाई की सरकार रही हो 1978 में, उस समय भी बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना। लेकिन साल 1980 के दिसंबर तक जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, जनता पार्टी की सरकार चली गई। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर पिछड़ी जातियों की पहचान की, अधिकांश जातियों की। डॉक्टर एस.के. सिंह जी, मैं आपसे एक बात आपसे भी समझना चाहूंगा कि 1931 के आधार पर जो एक पैटर्न अंग्रेजों का बनाया हुआ था, उसी के आधार पर देश में जातिगत जनगणना का आधार बनाया गया। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? जी, थैंक यू मनोज जी, आपने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सुधीर जी से अलग हटके। जी इंडिया जब ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल सिनेरियो पे प्रॉस्पर कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, हर डायमेंशन में विकास कर रहा है, निश्चित रूप से हमारा चैलेंज ये है कि हमारी इनइक्वलिटी भी साथ साथ बढ़ रही है। जी हमें उस इनइक्वलिटी को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, आजादी के बाद से ही राष्ट्रीय बापू श्री गांधी जी ने कोशिश किया कि आजादी के बाद हमारी जाति की कुप्रथा इस देश से खत्म होनी चाहिए। धीरे धीरे हमारी यंगर जनरेशन अब वो जाति की प्रथा को खत्म करती जा रही है। जाति से ऊपर उठ करके सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। डेवलपमेंट के जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उसमें कहीं भी कास्ट को हम नहीं करते। करंट बर्थ सरकार की एक क्लियर नीति है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वैसी सिचुएशन में एक पॉपुलेशन सेंसस होने के साथ साथ जी अलग से कास्ट वाइज सेंसस करने का डिमांड, और बिहार में अनफॉर्चुनेटली आज से शुरू भी किया, मुझे उसका बहुत पॉजिटिव एंगल नहीं दिख रहा है। कारण कि हमारा देश एक तरफ प्रॉस्पर कर रहा है, लेकिन हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को अगर देखा जाए तो कास्ट सिस्टम बहुत सारे सिचुएशन में एक बाधा बना हुआ। जी बिल्कुल। और हमें जल्दी से जल्दी उससे ऊपर आकर के ग्लोबलाइजेशन के तरफ जाना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के रास्ते में हम कास्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कोई कहे कि हमारे पास डेवलपमेंट के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ मैं बैठा हूँ। लास्ट 5 राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमने कंडक्ट किया है, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। जी आपको A to Z विकास के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के साथ, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन के साथ, हर एक डेटा अवेलेबल है। अगर कुछ करने का इरादा है, नेक नियत के साथ अगर कोई काम किया जाए तो उसके परिणाम अच्छे होने वाले हैं। लेकिन टैक्स पेयर्स का पैसा
पॉपुलेशन सेंसस के अलावा एक बार कास्ट सेंसस, एक बार ये सेंसस, एक बार ये सेंसस, अगर हम ये कराते रहेंगे तो और डेवलपमेंट पे ध्यान ना देते जी तो बहुत ज्यादा उससे हमें फायदा जी मुझे बिल्कुल होता हुआ बिल्कुल डॉक्टर एस के सिंह जी, दोनों पहलू हैं। जाति आधारित जनगणना को लेकर दो पहलू हैं। एक वर्ग है जो ये कहता है कि जाति आधारित जनगणना हो ताकि देश को पता लगे कि किस जाति की कितनी आबादी है, कितनी संख्या है, उसके हिसाब से योजनाओं का निर्धारण हो सके, हिस्सेदारी हो सके। एक दूसरा वर्ग है। मनोज जी, मैं तो आपको ये भी बताने जी। के लिए तैयार हूं कि लास्ट 5 डिकेड्स में किसकी जनसंख्या कितनी बढ़ी है। जी बहरहाल और डॉक्टर एस के उसका सिंह उपयोग साहब, करेंगे। दो पहलू रहे हैं। दूसरा पहलू भी है मिसयूज जी जी, इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है सबका साथ सबका विकास हो, जाति को पीछे छोड़ा जाए। जैसा कि अगर हम आजादी के समय की बात करें तो मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात कह रहा हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि भारत को राष्ट्रों के समूह में गौरव का स्थान प्राप्त करना है तो पहले जाति को मिटाना होगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। बाबा अम्बेडकर ऐसा भारत चाहते थे। अब बात करता हूं देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने 1952 में स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री रहते हुए संसद में कहा था कि अगर हम जातीय जनगणना करते हैं तो देश का सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। यही कारण है कि बाद में सामाजिक आर्थिक गणना होने के बाद भी उसे सार्वजनिक या फिर प्रकाशित नहीं किया गया। राजलक्ष्मी जी, मैंने ये दो कोट आपको इसलिए बताए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के और बाबा साहब अम्बेडकर के, कि कैसा वो भारत चाहते थे। आज बिहार में जाति जनगणना आधारित काम शुरू हुआ है। आप कैसे देखती हैं, क्यों इसकी आवश्यकता है और क्यों इसकी आवश्यकता नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जाति प्रथा कितनी डीप है पॉपुलेशन के अंदर, इन द सेंस कि क्या है कि जो कास्ट सिस्टम है उसका एक रिलीजियस सैंक्शन है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो अपर कास्ट है वो ब्रह्मा के सर से पैदा हुए हैं, निकल के आए हैं, और फिर उसके बाद क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास फ्रॉम द फीट। सो इस प्रकार से जिस तरह से कास्ट का ओरिजिन हुआ, इतना डीप चला गया कि इट बिकेम एसेंशियल, यानी बहुत जरूरत पड़ी थी एक समय पे कि रिजर्वेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि अपर कास्ट, लो कास्ट जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा था। जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था, सोशल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, और मैं कहती हूँ कि सोशल एक्सप्लॉयटेशन आज भी बहुत ज़्यादा है लोगों के मन में, क्योंकि लोग ऑक्यूपेशंस भी उसी तरह से देखते हैं। अब कोई भी हो, किसी भी घर में जाते कोई भी शूद्र को अपना कुक नहीं बनाता है, तो इस प्रकार से जो ऑक्यूपेशन है वो कास्ट बेस्ड रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि एसेंशियल हुआ कि रिजर्वेशन आने की जरूरत पड़ी, क्योंकि सो दैट जो लो कास्ट के लोग हैं उनको आगे लाने के लिए, उन लोगों को आरक्षण देने के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि उनकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल होनी चाहिए। इस वजह से कास्ट का जो सेंसस था वो इम्पॉर्टेंट था और उसको इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट रिजर्वेशन आ सके। अब जो आप ये कह रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर जी का जो सपना था कि कास्ट रिडन सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ एक थियोरी रह के बन गई है। कोई भी प्रैक्टिकल ही किसी ने कोशिश भी नहीं की है, किसी ने, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, ना किसी लीडर ने, या किसी सोशल एक्टिविस्ट ने, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा देश है, उस बहुत बड़ी संख्या है, और संख्या के आधार पर अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूरी है कि कैटेगरीज बनाना, और ये जो कास्ट कैटेगरीज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज हैं। कास्ट सिस्टम में, कास्ट फीचर्स में चेंजेस आई हैं, लेकिन कास्ट इतना स्किन डीप है क्योंकि वो रिलीजियसली सैंक्शनड है, क्योंकि वो ग्रंथों में, ऋग्वेदा में उसका मेंशन है, तो ये कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। और अगर कास्ट सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो एसेंशियल हो जाता है कि कास्ट सेंसस करे और उसके अकॉर्डिंगली रिजर्वेशंस दे, सो दैट कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए। तो इस वजह से पॉपुलेशन सेंसस कास्ट बेस्ड में जरूरत आई थी, उसकी जरूरत पड़ी थी, और हुआ भी था। आज के तौर पे अगर दोबारा उसको दूसरी तरह से, दूसरी नजरिए से देखें तो वो एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि क्या होता है कि सोशली आज इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि कितना तनाव है, और ऊपर से रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हैं, तो जहाँ रिसोर्स लिमिटेड होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं तनाव आ जाता है, और उस तनाव को
ये बढ़ावा देता है, कास्ट सिस्टम बढ़ावा देता है जी, बिल्कुल। अस एंड देम का, कि मैं इस जाति का हूं, तुम उस जाति का हो, तो इस प्रकार से बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, आपने हिंदू धर्म कई ग्रंथों का उल्लेख आपने करके जाति को बताया, लेकिन मेरा मानना यह है कि समाज में किसी एक धर्म तक ये जाति का जो बीमारी है, जाति से पहचान की, जाति के आधार पर भेदभाव की, जो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो किसी एक समाज में या किसी एक धर्म में नहीं है। ये पूरी सोसाइटी का एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसके पीछे आर्थिक सामाजिक कारण भी हैं। सुधीर जी, मैं बिहार के संदर्भ में आपसे समझना चाहता हूं इस बात को। बिहार ने इसकी पहल की है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है? क्या इसके पीछे कोई सामाजिक उद्देश्य है? क्या इसके पीछे कोई आर्थिक उद्देश्य है? क्या इसके पीछे उद्देश्य है? क्योंकि अगर राज्य सरकार ने कर भी लिया और केंद्र में अगर इस पे सहमति नहीं है राजनीतिक दलों के बीच में, राजनीतिक स्तर पर, तो बात कैसे बनेगी? बहुत सुंदर सवाल है और इसका जवाब मैं एक सवाल से ही शुरू करूंगा। जी। आज विकास की बात हो रही है, विकास हमने काफी किए हैं, हम काफी आगे बढ़े हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। एक विद्वान ने एक समय एक संदर्भ में चर्चा की और कहा कि किसी क्षेत्र के विकास को नापना हो तो जरा देखो कि उस क्षेत्र में शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर की बात नहीं की थी उसने शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। मतलब यहां से ये निकलता है सर कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में वर्ग विहीन समाज हुआ होता तो फिर जाति के विचार की बहुत गुंजाइश नहीं थी शायद, जी, राजनीति के लिए और बाकी चीजों के लिए। हमारे समाज में, हमारे देश में एक विरल संजोग है कि जाति और वर्ग कहीं ना कहीं सिनोनिमस हो जाते हैं। सही बात। पिछड़ी जाति पिछड़ा वर्ग को कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ ये तब तक नहीं होगा जब तक हम समाज के हर वर्ग, समाज के हर सेक्शन को नहीं जोड़ पाएंगे। जी। तो हमें लगता है कि इसके लिए हमें ये देखना और ये जानना जरूरी होगा। गांव में स्कूल होते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, सभी बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, तो वो कौन है जो नहीं जाते हैं? जब हम वहां आते हैं तो सिर्फ वर्ग ही कारण नहीं दिखाई देता है, वहां सामाजिक वर्ग भी कारण दिखाई देता है कि फलानी जात से, फलाने समूह से कम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और दूसरे समाज से और दूसरे, इवन स्कूल के जो अलग अलग वर्गीकरण है आप उसमें भी देखेंगे तो पाएंगे कि स्कूल के हायर लेवल स्कूल में किस वर्ग, सामाजिक वर्ग के बच्चे ज्यादा जाते हैं और किस वर्ग के बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो समाज का सामाजिक वर्ग और आर्थिक वर्ग, इस दोनों में थोड़ा सा संबंध है। और वैसी स्थिति में ये जो पिछड़ा समाज है हमारा, इसको जब तक हम इंक्लूसिव ग्रोथ के प्रोसेस में नहीं शरीक करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, विशेष आयोजन करके, विशेष प्रावधान करके, विशेष व्यवस्था करके, तब तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात या इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम नहीं कर पाएंगे। हमको गरीबी और अमीरी या गरीबी और गैर गरीबी के डायकोटोमी से थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा और देखना होगा कि गरीबी में गरीबी कहाँ है, किसके पास है जी, तो वो क्यों है। तो समाज का, सामाजिक अवधारणा का, सामाजिक वर्गीकरण की भूमिका है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। भारतीय समाज के संदर्भ में मेरा सबमिशन है जी। अब रह गई बात कि इसका राजनीतिक लाभ कोई कैसे ले सकता है, तो ये तो एक इंफॉर्मेशन है, ये एक सच्चाई है, ये एक आंकड़ा होगा। इस आंकड़े का कौन कैसे इंटरप्रिटेशन करता है और उसका लाभ किस संदर्भ में लेने की बात सोचता है, ये तो राजनीतिज्ञ जाने। जी। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि अगर हमें योजना बनाने वाले को, हमें विकास के जो एजेंट्स हैं हम लोग, विकास के जो स्टेक होल्डर्स हैं हम लोग, हमें पता चले कि नहीं, अगला टारगेट हम लोग को शेड्यूल कास्ट की लड़कियों के लिए करना है जो शिक्षा में ज्यादा पिछड़े हैं, उनको विशेष फोकस करके आगे लाना है। हमें अगर ये फोकस करना है कि ओबीसी या बीसी कैटेगरी के बच्चों का टेक्निकल एजुकेशन की तरफ झुकाव
एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, जी नहीं हो पाए तो मुझे हमें उधर फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। तो विकास में इन आंकड़ों की और ऐसे आंकड़ों की या जितने डिसएग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन हो सकते हैं सो दैट कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट में उनको शामिल करें, इसकी जरूरत तो है ही है। इंफॉर्मेशन थोड़े ना बेकार चीज है, इंफॉर्मेशन तो हमेशा काम की चीज है। जी बिल्कुल आप पॉजिटिवली लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल इंफॉर्मेशन काम की ही चीज होती है, सूचना किसी भी प्रकार की हो। जाहिर सी बात है, जाति जनगणना आधार की बात जब होती है तो कई सवाल इसको लेकर उठते हैं। ये बात ठीक है कि जातियों की पहचान होनी चाहिए, पता लगना चाहिए, जाति एक कड़वी सच्चाई भी है। लेकिन डॉक्टर एस.के. सिंह, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि साहब जाति आधारित जनगणना होगी तो कल्याणकारी योजना का बेहतर ढंग से लोगों तक लाभ पहुंचेगा या उसमें भागीदारी हो पाएगी, लेकिन क्या जाति के आधार पे ही गरीब चिन्हित होगा? गरीब तो किसी भी जाति में हो सकता है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात कहा। जो सुधीर कुमार जी आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी सच्चाई ये है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट सब लोग मान रहे हैं और कंट्री लास्ट 1 डिकेड में काफी आगे जा चुका है ग्लोबल सिनेरियो पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इनइक्वालिटी अभी भी हमारी एक समस्या है। वो इनइक्वालिटी जाति के अनुसार नहीं है। इवन किसी भी कास्ट में कुछ लोग काफी आगे बढ़ गए हैं और कुछ लोग पीछे पिछड़ गए हैं। तो या तो इनइक्वालिटी का कंप्यूटेशन हम हर एक जाति में जाके करें कि किस जात में किसको किसी प्रोग्राम से बेनिफिट से बाहर रखा जाए, लेकिन कोई इस कंट्री में कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इतना पेन लेने के लिए तैयार नहीं है। सीधे वो जाति को आधार बना लेते हैं और उसका कारण ये है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लेना चाहता, कोई फॉर्मूला नहीं डेवलप करना चाहता। ऐसा कोई इस कंट्री में नहीं है कि अगर फादर को रिजर्वेशन मिल गया उसके बेटे को हम रिजर्वेशन से बाहर करके, जिसके परिवार में किसी को नहीं मिला है उसको हम रिजर्वेशन दें। आज तक किसी ने सोचा है? आईएएस के बेटे आईएएस होते जा रहे हैं और जो गांव गुरुवे का गरीब आदमी है उसका बेटा वही पिछड़ा का पिछड़ा रह रहा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल बात करना अलग है, थियोरेटिकल बात करना अलग है। जी कोई भी फ्लैगशिप प्रोग्राम, कोई भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारी कंट्री में जाति के आधार पर अभी तक नहीं चल रहा है। जी इसलिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 के ठीक पहले इस तरह का विचार दिमाग में आना बहुत अच्छा साइन मुझे नहीं दिखता। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर जी, मेरा आपसे एक सवाल और है, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि 2015 में कर्नाटक सरकार ने इसी तरह का सर्वेक्षण कराया था, जाति आधारित जनगणना कराने की पहल की थी, लेकिन उसकी जो जानकारी थी, जिस सूचना का, जिस इंफॉर्मेशन की बात आप कह रहे थे, उसको सार्वजनिक नहीं किया था। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, क्या इसके पीछे वास्तव में राजनीतिक उद्देश्य है या कोई उद्देश्य है? जी, जाति इतनी जहर घोल रही है समाज में। ये जाति के नाम एस.के. सिंह जी, मेरा ये सवाल सुधीर जी से है। सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को। मैंने पूर्व में भी कहा है कि ये सूचना है, ये जानकारी है। सलाई की तिली से आप चूल्हा जला के खाना पका सकते हैं और सलाई की तिली से आग लगा के घर को जला सकते हैं। जी, ये सूचना है, ये उपयोगी चीज है। इसका उपयोग आप किस संदर्भ में करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर है। जी, लेकिन चर्चा हो रही है और चर्चा में हम लोग भी उस चर्चा को जहां तहां सुनते हैं और उसमें कभी कभी हिस्सा भी लेते हैं। इसका राजनीतिक दुरुपयोग भी हो सकता है। जी, हम अगर दुरुपयोग की भी बात कह रहे हैं, अगर सच्चाई किसी वजह से ये होती है, हमारे देश में जाति आधारित राजनीति ही क्यों होनी चाहिए? जी, उसको तो हम नहीं रोक पा रहे हैं। जी, उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। जाति की सच्चाई मैडम ने बखूबी बताया हमको कि ये कितनी डीप रूटेड है। हम उससे सीधे भाग जाएं ये कह के कि जाति से कुछ नहीं, वर्ग से हमको सीधे चलना होगा, तो हम कहीं ना कहीं एक सत्य से मुंह मोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है जाति,
बाबा साहब अंबेडकर ने भले एक जाति विहीन, मतलब जाति की पहचान ना हो, ऐसा समाज बनाने की बात कही हो कि जिसमें जाति पहचान ना हो व्यक्ति की, लेकिन मैडम मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि बात गरीबी की होती है। एक और छोटा सा जी सबमिशन, जी एक छोटा सा सबमिशन जी और बहुत अच्छा हमारे सिंह साहब ने कहा और मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। समाज जिस दिन वर्गहीन हो जाएगा, जाति स्वतः समाप्त हो जाएगी, जी बिल्कुल जाति व्यवस्था बचेगी बिल्कुल। ही नहीं। मैं ऐसा मानता हूं। आज हम सभी देख रहे हैं कि प्रोफेशनल आईएएस जो होते हैं, वो जब आपस में अपना लाइफ पार्टनर तय कर रहे होते हैं तो उसकी जात नहीं देखते जी, उसको आईएएस के रूप में देखते हैं। जी बिल्कुल इंजीनियर्स बिल्कुल। मैं इसी बात को कह रहा हूं कि जिस तरह से देश में आजादी के बाद शिक्षा बढ़ी है, लोगों को पास विकास की योजनाएं पहुंची हैं, जाति के बंधन टूट रहे हैं, जाति पीछे छूट रही है, लोगों के कर्म, लोगों के कार्य पहचान बन रहे हैं। मैडम मैं आपसे जानना बात चाहता हूं, जाति आधारित जनगणना हो, अलग अलग समय पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, संविधान में भी कई रूपों में इसका उल्लेख है, लेकिन केवल जाति के आधार पे गरीब की पहचान हो, योजनाओं का बंटवारा हो, यह कितना उचित है? क्योंकि गरीब किसी भी समाज में हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी वर्ग में हो सकता है। ये तो बात सही है, जैसे कहा गया है कि सर ने जैसे बोला है कि एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज होता है, कल्चरली कैसे यूज किया जा सकता है, पॉलिटिशियंस पॉलिटिकली इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड होता है। रही बात कि इसकी जरूरत है या नहीं, मेरा मानना है कि इसकी जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि कैटेगरीज को अगर आप पता चलता है तो एक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और कास्ट रिडन सोसाइटी, जैसे उन्होंने बोला कि वर्ग और जाति का इतना मेल है हमारे देश में कि हमेशा कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है कि एक्सप्लॉयटेशन है। मैं इसमें एक और कहना चाहती हूँ, हमारे समाज में शुरू में जैसे 100 साल पहले की बात है, कास्ट बहुत डीप था, बीच में बहुत बदलाव आया, लेकिन अभी दोबारा बहुत कास्ट के बारे में, जाति के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। क्योंकि क्या हो गया है कि एक तरह से हमारा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन भी बहुत इंक्रीज हो गया है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो कम होती जा रही हैं। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी आइडेंटिटी को पकड़ के अपने लिए उस आइडेंटिटी को लेके अपने आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई ना कोई आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज आइडेंटिटी। अनफॉर्चुनेटली जो कास्ट है वो सबसे ज़्यादा आजकल उभर कर रहा है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स, मैं आज अपने स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ, पहले होता था जब हम क्लास शुरू करते थे, हम कभी भी जातियों के बारे में कभी बात नहीं करते थे। फिर क्या हुआ कि आजकल हम ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मैम हम ओबीसी कैटेगरी से हैं, मैम हम एससी कैटेगरी से हैं। इसलिए नहीं कि वो शर्मिंदा है, आजकल कोई शर्मिंदा कोई सी भी कैटेगरी का नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे नॉन ब्राह्मण हो, लेकिन आज इसलिए वो ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, ये समझ के कि जो कंपटीशन है वो हमारे वर्गों में कंपटीशन है, किसी के लिए भी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे जॉब के लिए हो, या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, या जाहिर सी बात है। मैंने इसीलिए कहा भी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कहीं ना कहीं जो आरक्षण है एक पहलू, वो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। दबे कुचले लोगों को उनके अधिकार मिले हैं, एक बदलाव देश ने देखा है। जाति आधारित जनगणना हो, इस पर चर्चा विभिन्न मंचों पर होती रही है, राजनीतिक स्तर पर भी होती रही है। बिहार ने पहल की है, कर्नाटक पहले कर चुका है, कई राज्यों में इस पर चर्चा हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होती रही है। लेकिन एक मुद्दा सामाजिक ताने बाने का है, क्योंकि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।